पब्लिक न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर इंडिया न्यूज़ के संपादक अमरीश उपाध्याय जी हैं और प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सुरेंद्र प्रताप जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा, मिल्कीपुर में उपचुनाव बाई इलेक्शन लेके हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब चुनाव हुआ था तो इस सीट पे सपा से अवधेश जी जीते थे, अवधेश प्रसाद जी जीत गए थे। लेकिन वो अब प्रेजेंट टाइम में वो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, तो सीट रिजेक्ट हो गई। तो अब वहाँ पे उपचुनाव होना है। वो सीटें वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य सीट है और वहाँ पे सपा का वर्चस्व रहा है। लेकिन अब जहाँ तक उम्मीद है, जैसे अयोध्या का आयोजन हुआ, राम मंदिर का आयोजन हुआ, इधर कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उससे जो हिंदू वोट है वो पोलराइज होगा, बीजेपी को मिलेगा और जहाँ तक है बीजेपी की जीतने की उम्मीद है। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से दोनों कैंडिडेट एक ही कास्ट के हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, दरअसल जो मिल्कीपुर का अगर देखा जाए जातिगत समीकरण, तो वहाँ पे दलित और ओबीसी का दबदबा रहा है। अगर पिछले की चुनाव में देखा जाए तो एक या दो कैंडिडेट थे, वो 5 बार लगातार वहाँ से विधायक रहे। फिर अवधेश प्रसाद भी कई बार विधायक रहे। तो लोकसभा सदस्य हो गए, सीट खाली होगी, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट देके मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो अयोध्या का लोकसभा चुनाव रहा हो या मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो उसके एनालिसिस के बाद उन्होंने वहाँ पर भी एक दलित चेहरा उतारा है। और ऐसे चेहरे को उतारे हैं तो जाहिर सी बात है, लड़ाई कांटे की है। और वही इलेक्शन की बात की जाए, उपचुनाव की बात की जाए, तो इसे लेकर विधानसभा को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रेस्टीज का मुद्दा बन गया है, जिसके कारण इसमें पूरा जी जान जो कि उससे डिम्पल यादव का 10 किलोमीटर की उनका रोड शो रहा, काफ़ी भीड़ रही, उससे लोग उत्साहित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी वहाँ पर अपना कैंपेन लगातार जारी रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कल डिप्टी सीएम विजय पाठक खुद वहाँ पर मौजूद रहे, उसके साथ योगी ने एक रैली की। तो मैं समझता हूँ मान के कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पे 10 पड़ेगी। लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाई इलेक्शन कहीं भी होता है तो जिसकी राज्य में सरकार होती है उसका प्रभाव ज़्यादा उस पर पड़ता है। अब आने वाला वक्त यानी 10 तारीख को काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन वहाँ से विधानसभा पहुँच सका है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीत रहे हैं, वो कहते हैं कि अयोध्या सीट हम जीत के मिल्कीपुर भी जीतेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं कि 5 बार लगातार वो सीट सपा के पास रही है और जातिगत समीकरण जो है वो सपा के पक्ष में है। लेकिन बात ये है कि अब एससी वोट जो वहाँ पे है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहाँ पे जाकर रैलियाँ कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं धार्मिक प्रभाव भी पड़ता है और व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। तो ये और दूसरा बात, जैसे अभी अमरीश उपाध्याय जी ने कहा कि जिसकी सरकार होती है उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो ये भी मैं विश्वास से सहमत हूँ कि प्रभाव रहेगा। लेकिन सपा वहाँ पे टक्कर देगी और मुझे ये उम्मीद है, हो सकता है सपा जीत भी सकती है लेकिन टक्कर देगी। रोकना चाहूँगा बीच में, मैं जानना ये चाहता हूँ, अयोध्या की सीट भाजपा हारी थी, इसका प्रभाव क्या मिल्कीपुर में पड़ेगा? देखिए, एक होता है कभी लाइफ में, कभी होता है बाई चांस। तो बाई चांस सपा जीत गई, लेकिन आज अगर सपा को वहाँ से लड़ना हो तो सपा चुनाव वहाँ आ जाएगा। लेकिन मिल्कीपुर जो है, मिल्कीपुर से पिछड़ा और दलित बहुल क्षेत्र है, वो या तो वो वहाँ के जो वोट मिलेगा वो तो या तो बसपा खत्म हो चुकी है, तो वो वोट अब सपा को मिलता है। लेकिन इस बार जो एससी का वोट है, वो जहाँ तक जो हम लोग का जो एनालिसिस है, वो इस बार बीजेपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि कांटे की टक्कर। अनिल जी, जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने सपोर्ट किया है सपा को, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब से इंडिया अलायंस है तब से सब लोगों का गठबंधन है और इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल भी उसके बहुत बड़े एक प्रकार के संगठक थे। और इसके बाद से अब देखा जाए तो हो रहा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ कांग्रेस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस थी और आम आदमी, अब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का कोई विशेष जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं। अगर 2022 की विधानसभा में देखा जाए, सिर्फ लोकसभा में लड़े सारी सीटों पे जीते तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कहीं लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कमबैक किया है 2022 के विधानसभा चुनाव में, 167 सीटों से ज़्यादा प्रेजेंट टाइम उसके पास विधायक हैं, और जिस तरीके से कमबैक किया लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक खिसक रहा है वो सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो अखिलेश यादव भी जो दावे हैं उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं।
और जिस तरीके से दो दो चुनाव, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा को, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चुनौती की बात है। लेकिन अब बीजेपी संगठन जिस तरीके से तैयारी में काम कर रहा है, और हमें तो नहीं लगता है कि अभी 7 जगह और बाई इलेक्शन हुए 9 सीटों पे, वहाँ पे बीजेपी 7 जगह जीती, 4 जो सीटें बीजेपी के पास नहीं तो वो भी आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव है, इस चुनाव को मानिए कि एक सेमीफाइनल है। अब फाइनल आपको 2027 की विधानसभा में देखने को मिलेगा। और अब की बार का इस चुनाव विकास बनाम जो एक जातिगत राजनीति है, इस पे नहीं होगा, सिर्फ विकास और गुड गवर्नेंस पे होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन मैदान में बाजी मारता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, अब इसे लेकर आपस में लोगों के बीच में मंत्रणा चल रही है। लेकिन अब देखिए सामने क्या आता है। अब इस पे तो कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भाजपा की साख बचेगी या फिर सपा सीटें जीत ले जाएगी।